बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो गई थी और मेरी बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। सहन में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मैं जानती थी कि अभी उनमें से कोई ना कोई अंदर आकर स्कूल चलने का पूछेंगी और फिर मेरे इनकार के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसके लिए मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आज कमरे में बहनों की जगह मेरी सौतेली माँ अंदर आएगी और एक चीखती चिंगारती आवाज़ किसी हथौड़े की मानिंद मेरे आसाब का ठीक ठाक इम्तहान ले लेगी। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि दरवाजे को जोर से खोलते हुए किसी लड़ाका औरत की तरह मेरे सर पर पहुंच गई थी और अब कहर आलूद नजरों से मुझे देखती हुई बोली, ये लो आफिया बेगम साहिबा, तू अभी तक बिस्तर से ही नहीं उतरी तो स्कूल क्या जाएगी? ए बीबी, रोज रोज तुम्हारी वजह से मेरी बेटियां भी स्कूल से लेट हो जाती हैं और टीचर्स की अलग बातें सुनती हैं। तुमने स्कूल लेट जाने वाला कौन सा नया ड्रामा पकड़ लिया है? इससे पहले कि वो तसल्सल से मुझ पर तंज के तीर बरसाती, मैं फौरन बोल उठी, मैंने स्कूल नहीं जाना। मेरे कहने की देर थी कि वो भड़क उठी और भवें उचकाती हुई मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम्हारी आज तीसरी छुट्टी है। रोज छुट्टी करने का क्या मकसद है तुम्हारा? छुट्टी तुम करती हो और तुम्हारे अब्बू पूछते मुझसे हैं कि जैसे महारानी को घर के कामकाज के लिए मैंने स्कूल से रोक डाला हो। जाकर अपने बाप को खुद बताओ कि मैं अपनी मर्जी से छुट्टी करती हूँ, वरना फिर वो मेरी क्लास ले लेते हैं। तो मैंने उनकी तरफ ताज्जुब अंगेज नजरों से देखा कि मेरे अब्बू तो सांस भी उनसे पूछ कर लेते हैं और ये ऐसे कह रही हैं जैसे ये उनसे बहुत डरती हूँ। मुझे यूं अपनी तरफ देखकर वो एकदम हाथ नचाते हुए बोली, इतना घूर घूर कर मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ये अपनी आंखें किसी और को दिखाना। बाहर तुम्हारे अब्बू सहन में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाकर उनसे बात कर लो। और मुझे भी तुमसे बात करने का कोई अरमान नहीं जागा। उन्होंने भेजा था कि जाकर पता करूं तुम आज छुट्टी क्यों कर रही हो। ये कहकर वो किसी हवा की तरह दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गई। तो मैंने गहरी सांस ली कि आज का पूरा दिन मैं उनके साथ कैसे रहूंगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर मैं जो ही उठने लगी तो मुझे जोर का चक्कर आया। मेरी आंखों के सामने शदीद अंधेरा आ रहा था, दिल भी हल्का हल्का मतलाने लगा। मैं फौरन वॉशरूम की तरफ भागी तो मुझे उल्टी हो गई। बाथरूम में मेरी टांगें बिल्कुल बेजान सी हो गई तो मैं दीवार के सहारे खड़ी होकर तेज तेज सांस लेने लगी, बार बार अपने सीने पर हाथ मलती कि खुदाया ये सब क्या हो रहा है। रात से मेरी तबीयत में ज्यादा ही बेचैनी थी। बाहर सहन से मुझे अब्बू की बाकायदा आवाजें आने लगी तो मैं फौरन पानी के छपाके मारते हुई बाहर निकली। अब्बू बाहर दालान में बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब मैं उनके करीब गई तो मुझे पराठों की खुशबू अपने सर पर चढ़ती हुई महसूस हुई। तो मैंने फौरन अपनी नाक पर हाथ रख लिया और फिर इंतहाई नकाहत से अब्बू को पुकारा तो उन्होंने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर अपनी अजली बेपरवाही से बोले, हाँ भाई, क्या बात है आफिया, क्यों इतनी छुट्टियां कर रही हो? तब मैं उन्हें जवाब देने ही वाली थी कि मेरी सौतेली माँ एकदम से बोली, छुट्टियां तो होंगी जब रात को देर तक मोबाइल देखे जाएंगे। वो तीली लगाकर अब तमाशा देखने की मुंतजिर थी, जबकि अब्बू ने इंतहाई शिकवा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा था। तो मैंने बेइंतहाई बेजारी से अपनी सौतेली माँ की तरफ देखते हुए खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मैं इस वक्त किसी बहस को दावत नहीं देना चाहती थी। अब्बू भी मेरी बेजारी नोट कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने फौरन अपनी बीवी को इंतहाई तंबीह नजरों से देखा, जिसका उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और वो मुंह दूसरी तरफ करके मजे से चाय की चुस्कियां लेने लगी। मेरी तवील खामोशी पर अब्बू झुंझला से गए और फिर सख्त आवाज में बोले, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि तुम इतनी छुट्टियां क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बोर्ड के इम्तहान सर पर है और ऐसे में स्कूल वाले छुट्टी नहीं देते। कल भी तुम्हारे टीचर मुझे रास्ते में मिले, वो तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कि तुम एक तो छुट्टियां बहुत कर रही हो, दूसरा पढ़ाई में तुम्हारी कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई है और ये शिकायत मुझे तुम्हारे स्कूल से कोई पहली बार नहीं मिल रही है। अब्बू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए छुट्टियां कर रही हूँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आखिर बात क्या है? बुखार तो तुम्हें लग नहीं रहा और ये सारी सारी रात मोबाइल देखने वाली क्या सूरत हाल है? मैंने तुम्हें मोबाइल इसलिए नहीं लेकर दिया कि तुम सारी सारी रात उसे चलाती रहो। अब्बू, बैलेंस होगा तो मोबाइल देखूंगी ना, खामा खा की फजूल बातें मेरे साथ मंसूब कर दी जाती हैं। अच्छा, तुम मुझे फजूल कह रही हो? देखा आपने इसको, किस कदर बदतमीज हो गई है ये। मैंने आपको कोई ऐसी बात नहीं कही, आप खामखा हर बात को अपनी तरफ ले लेती हैं, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो अब्बू एकदम से बोल उठे, बंद करो भाई अपनी ये डिस्कशन, सुबह सुबह कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। और हाँ आफिया, फौरन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी बहनों को स्कूल छोड़ते हुए तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। आज मुझे थोड़ा लेट ऑफिस जाना है। तो मैंने अपने घूमते हुए सर के साथ अब्बू की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अब्बू आज मैं नहीं जा सकूंगी
मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो अब्बू एकदम गुस्से से बोले, वही तो पूछ रहा हूं, तुम्हारी तबीयत को आखिर हुआ क्या है? देखने में तो भली चंगी लग रही हो, बुखार तुम्हें नहीं है, सर में दर्द भी कहीं से जाहिर नहीं हो रहा, तो आखिर मसला क्या है? चलो फिर तुम तैयार हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा रंग ही फक हो गया और मैं बौखलाते हुए अब्बू से बोली, नहीं नहीं अब्बू, मैं इतनी भी बीमार नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। मैं बस 1-2 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप मेरे स्कूल में एप्लीकेशन दे दें। भाई तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर नहीं होगी, तुम्हें पता है बोर्ड के करीब 10वीं क्लास को कहाँ छुट्टी मिलती है। क्यों अपना नाम कटवाने लगी हो? चलो फौरन तैयार हो जाओ। वैसे भी बाइक पर जाना है, कौन सा पैदल जाओगी जो इतना घबरा रही हो? मैं जानती थी कि अब्बू जिद के इंतहाई पक्के हैं, उनके सामने मेरी एक नहीं चलेगी। लिहाजा मैं बादल नखास्ता स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। तभी अपने सिरहाने रखी हुई अपनी अम्मी की तस्वीर पर जो ही मेरी निगाह पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू बड़ी खामोशी से बह निकले। मैंने बंद होठों से अपनी माँ से शिकवा किया कि अम्मी, आप बहुत जल्दी चली गई, मुझे अभी तो आपकी ज़रूरत थी और आप कहीं पर भी नहीं है। मैं अपने दिल की बात किसको बताऊं? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे दिल की कैफियत को समझ सके, मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे तमाम खौफ दूर कर सके। आप होती तो मैं आपके सीने में छुप जाती। अम्मी की तस्वीर को अपने होठों से लगाकर मैंने जाने कितनी देर तक सिसकती ही रही कि अब्बू के पुकारने पर मैं तेजी से अपने कमरे से बाहर निकली। वो इंतहाई गरजदार आवाज में बोले, यूनिफॉर्म पहनने में तुमने इतनी देर लगा दी है, हद हो गई आफिया। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हारी बहनों ने इन टाइम स्कूल पहुंचना होता है और तुम लोगों के स्कूल अलग अलग हैं। कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान आजकल? चलो निकलो। और फिर वो बाइक को किक मारते हुए स्टार्ट करने लगे, जबकि मेरे कदम मन मन के भारी हो रहे थे। स्कूल जाने का ख्याल ही मेरी रूह में बेचैनी भर रहा था। और बेचैनी क्यों ना होती, क्योंकि मेरे तमाम मसाइल उसी स्कूल से तो शुरू हुए थे। अब्बू ने मुझे स्कूल के गेट के पास उतार दिया, लेकिन मैं काफी देर तक गेट पर ही खड़ी रह गई। अंदर जाने का ख्याल आते ही मेरे पसीने छूटने लगे कि अचानक चौकीदार ने मुझे यूं खड़े देखा तो फौरन बोल उठा, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? तो मैं उन्हें जवाब दिए बगैर ही सर झुकाते हुए अंदर चली गई। हमारे मैट्रिक का सेक्शन क्लर्क ऑफिस के पास से गुजर कर आता था और वहां से गुजरना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मैं धड़कते हुए दिल के साथ वहां से गुजरने ही लगी थी कि ऑफिस के क्लर्क गुलरेज ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं घबरा कर वहां से पलटने ही लगी कि उसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ा और दांत निकोसते हुए बोला, क्या बात है, तुम तो ईद का चांद ही बन गई हो, आज इतने दिनों बाद नजर आ रही हो। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। ना चाहते हुए भी जब मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई दरिंदा सामने खड़ा हो। उसकी हवसनाक आंखों में नाचती शैतानियत साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने ही लगी थी कि उसने अपने हाथों की गिरफ्त सख्त की और बोला, अब छुट्टी मत करना, समझी कि नहीं? उसकी बात सुनकर मैं सरता पैर कांप गई। इससे पहले कि वो मजीद कोई गलत हरकत करता, मैं अपना बाजू छुड़ाकर वहां से तेजी से भागी और सीधा क्लासरूम में जाकर दम लिया। मुझे इतनी शदीद घबराहट ने आन लिया था कि वहां पर बैठना मेरे लिए मुहाल हो गया। क्लास में मेरी क्लास फेलोज आपस में क्या हंसी मजाक कर रही थी, टीचर क्या पढ़ा रही थी, सब मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा था। और अगर कुछ समझ आ भी रहा था तो फकत इतना कि मैं जल्द से जल्द स्कूल से बाहर भाग जाना चाहती थी। छुट्टी के टाइम तक न जाने मैंने कितना सब्र किया, और जो ही छुट्टी हुई तो मैं अपनी क्लास फेलो का हाथ पकड़कर गेट के पास आई तो वो मुझे देखकर हंसने लगी। तुम तो मैट्रिक में आकर किसी बच्चे की तरह बिहेव करने लगी हो। लेकिन मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब न दिया। गेट से बाहर आकर मुझे एक सांस आई तो मैंने शुक्र अदा किया और तेज तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ जाने लगी। घर पहुंची तो मुझसे पहले मेरी बहनें आ चुकी थी। किचन से बिरयानी की खुशबू आ रही थी और मुझे बिरयानी बेहद पसंद थी, लेकिन उस वक्त यह खुशबू मेरे दिलो दिमाग को भारी कर रही थी। इसीलिए मैं किचन में जाने के बजाय सीधा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके लेट गई। साइड टेबल पर रखी अपनी अम्मी की तस्वीर को मैंने अपने सीने से लगा लिया और बेआवाज़ रोने लगी। मुझे अपनी बदकिस्मती पर बहुत रोना आ रहा था। अगर मैं बदकिस्मत ना होती तो अम्मी कभी ना मरती और ना ही मैं इस गर्दाब में फंसती। जो ही मुझे उस बदकिस्मत दिन का ख्याल आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काश मैं भी अपनी बहनों के स्कूल में ही पढ़ती, वो मेरे साथ ही होती तो मेरे साथ यह हादसा ना होता जो मुझे अकेले देखकर गुलरेज ने किया। गुलरेज हमारे स्कूल का क्लर्क था। जब से हम मैट्रिक में आए थे, आए दिन हमें किसी न किसी काम के हवाले से ऑफिस में जाना पड़ता था। कभी चौक, कभी डस्टर लेने, तो कभी रजिस्टर रखने के लिए। क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर थी
तो टीचर ने मेरी ही जिम्मेदारियां लगा रखी थी। मैं कभी तो अकेले और कभी अपनी किसी न किसी क्लास फेलो के साथ क्लर्क ऑफिस जाती और बहुत ही मोहतात होकर गुफ्तगू करती। लेकिन गुलरेज तो हर लड़की से ऐसे बात करता था जैसे वो उनका कोई रिश्तेदार हो। मैं मानती हूँ कि कुछ लड़कियां भी उसके साथ फ्री गपशप लगाती थी, लेकिन हम में से बहुत सारी ऐसी भी थी जो इस बात को शदीद नापसंद करती थी। यही वजह थी कि जब मैम मुझे किसी काम से ऑफिस भेजती तो मेरे साथ मेरी क्लास फेलो जाने से इनकार कर डालती, क्योंकि वहां पर गुलरेज की अजीब जोमानी बातें और हवसनाक नजरें बर्दाश्त से बाहर थीं। लेकिन मैं चूंकि मॉनिटर थी, मेरा वहां जाना जरूरी था। मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे मोहतात रवैये की वजह से गुलरेज मुझसे इतना फरीद न होता, मगर मुझे इतनी अजीब अजीब नज़रों से देखता कि मैं परेशान सी हो जाती। वो माहिर शिकारी था, जान चुका था कि मैं बहलाने फुसलाने से उसकी बातों में नहीं आऊंगी, इसीलिए वो मुझसे इंतहाई संभल कर बात करने लगा। वो बहाने बहाने से मेरा बेहद ख्याल रखने लगा, तो मैं ना चाहते हुए भी उसके बारे में अच्छा गुमान करने लगी, क्योंकि मैंने अपने घर में अम्मी के मरने के बाद, अब्बू की दूसरी शादी के बाद उनका बदला हुआ रवैया देखा, तो मैं उसी वक्त जान गई थी कि अब मेरे अब्बू पराए हो गए हैं। फिर जब यके बाद दीगरे मेरी सौतेली बहनें पैदा हुई तो अब्बू की तवज्जो मुझसे बिल्कुल ही खत्म हो गई। मैं अपने ही घर में अपने ही बाप के ज़ेरे साया एक अनचाही बेटी बन गई। अब्बू उन दोनों बेटियों का ख्याल रखते रखते मुझे भूल ही गए थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मैं इस घर में रखा हुआ कोई पुराना सामान हूँ जिसकी तरफ कोई भी देखना गवारा नहीं करता। अब्बू मेरे सामने ही मेरी दोनों बहनों को बाहर घुमाने लेकर जाते, उनकी फरमाइश पर उन्हें आइसक्रीम पार्लर लेकर जाते, और फिर जब वो घर आती तो खाने पीने की बेशुमार चीज़ें उनके हाथों में मौजूद होती। लेकिन अगर कोई एक आध चीज़ अब्बू मेरे लिए लाते तो मेरी बहनें उनके सामने ही मुझसे वो चीज़ें छीन लेती। जब मैं एहतजाज करती तो अब्बू उल्टा उन्हें डांटने के बजाय मुझे डांटते कि वो तो छोटी हैं, तुम क्या बच्चों की तरह उनसे लड़ रही हो। हालांकि मैं तो खुद भी बच्ची ही थी। खुदा जाने मैं अब्बू की नज़र में क्यों इतनी बड़ी हो गई कि जहां उन्हें मेरी आंखों में जागती हसरतें दिखाई ही न देती थी, ऊपर से रही सही कसर मेरी सौतेली माँ ने भी पूरी कर डाली। वो हर वक्त किसी न किसी बात का बहाना बनाकर मुझसे लड़ने लग जाती और मेरी शिकायत डायरेक्ट अब्बू के साथ करती। रोज़ रोज़ की ये शिकायतें सुन सुनकर अब्बू मुझसे बदजन हो गए। अब्बू मुझसे इतना बदजन हो गए कि अगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहने लगती तो वो बिल्कुल भी न सुनते, बल्कि हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा देते। मैं वो तमाम वजाहतें जो अब्बू के सामने करना चाहती थी वो दिल ही में दबा लेती और फिर सर झुकाए उनकी डांट सुनकर अपने कमरे में आकर रोने लगती। मेरे ननियाल और ददियाल में कोई भी ऐसा फर्द नहीं था कि जिसे मैं अपना जख्मी दिल दिखा सकती। अम्मी जब जिंदा थी तो उन्होंने मुझे एक बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया था, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी तालीम शदीद खतरे से दो चार हो गई थी, क्योंकि जब अब्बू ने दूसरी शादी की तो शादी के कुछ माह बाद ही मेरी सौतेली अम्मी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नाजुक मिजाज हो गई कि पाँव भी चारपाई से नीचे उतारना गवारा नहीं करती थी। ऐसे में घर का सारा निज़ाम मेरे सर पर थोप दिया गया, जिससे मेरी तालीमी कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा। वो आए दिन मुझे स्कूल से छुट्टी करवा देती, जिसकी वजह से मेरा नाम स्कूल से कटने की नौबत आ गई। प्रिंसिपल अब्बू से शिकायत करती कि ना तो ये स्कूल का होमवर्क करके लाती है और ना ही ये स्कूल रेगुलर आती है। इसके टेस्ट में नंबर भी अच्छे नहीं आते। तो अब्बू घर के हालात को बेहतर बनाने के बजाय उल्टा मुझसे ही बास पुरुष करते। हालांकि अब्बू की अच्छी आमदनी थी, वो चाहते तो घर में मुलाजमा रख सकते थे, लेकिन मेरी सौतेली अम्मी ने जानबूझकर घर में मुलाजमा न रखने दी, ये कहकर कि हम 3-4 बंदों का काम ही कितना होता है। जबकि वो अब्बू के जाने के बाद न सिर्फ मुझसे किचन की सफाई सुथराई के साथ साथ बर्तनों के अंबार धुलवाती, बल्कि सारे घर का झाड़ू लगवाने के बाद पोछा भी लगाने का कहती। और जब कभी उनकी वालिदा या बहनें हमारे घर आ जाती तो उस दिन तो वो मेरी स्कूल से छुट्टी करवा के उनकी खूब खातिरदारी करवाती। मेरा सारा सारा दिन घर के कामकाज में गुजर जाता। ऐसे में पढ़ाई के लिए मेरे पास वक्त ही न बचता, और जो वक्त मुझे मिलता उसमें इतनी थकावट हो जाती कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किताब खोलूं। लेकिन अब्बू को ये सब नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो देख कर भी अनजान बनते जा रहे थे। मेरी बहनें जब बड़ी हुई तो उन्हें बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया गया, जबकि मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैंने उस पर शदीद एहतजाज भी किया, लेकिन मेरी सौतेली अम्मी ने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो तो इतनी महंगी महंगी फीसें देने का क्या फ़ायदा, बेहतर है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ो। वैसे भी तुमने कौन सा डॉक्टर बन जाना है। तो उनकी बातें सुनकर मैं शदीद मायूस हुई। मेरी बहनें मेरे सामने बेहतरीन यूनिफॉर्म, महंगी किताबों के बस्ते के साथ शहर के सबसे महंगे स्कूल में जाती,
जबकि मैं सरकारी स्कूल जाती, और इस बात पर शदीद शर्मिंदगी भी महसूस करती। जब जब मेरे अपने या बेगाने सरकारी स्कूल पर मेरा खूब तमस्खुर उड़ाते तो मैं अब्बू को ये बताने की कोशिश करती कि मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन उनके पास मेरी बात सुनने का वक्त ही नहीं होता था। यही वजह थी कि मैं अपने दिल की कोई भी बात उनसे तसल्ली से न कर पाती, ना ही सौतेली अम्मी के रवैये उन्हें बता पाती, क्योंकि मुझे ये लगने लग गया था कि अगर मैं उनको कुछ कहूँगी तो भी वो यकीन नहीं करेंगे। यही वजह थी कि जब गुलरेज ने ज़रूरत से ज़्यादा अपनायत का इजहार शुरू किया तो मुझे लगा कि ये मेरा बहुत ही खैर खा है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरा उस पर एतमाद बढ़ने लगा, और फिर ये मेरा इस हद तक बढ़ा हुआ एतमाद ही था जिसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक दलदल में डुबो दिया। वो एक ऐसा ही दिन था। उस दिन को याद करके मुझे आज भी अपने पूरे बदन में कांटे रेंगते हुए महसूस होते हैं। उन दिनों शदीद बारिशें शुरू हो चुकी थी और मेरी गाड़ी काफ़ी लेट हो गई थी। पूरा स्कूल खाली हो चुका था। मैं गेट पर ही खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि गुलरेज ने जब मुझे वहाँ खड़े देखा तो वो मेरे पास आ गया। उसे अपने करीब देखकर मैं थोड़ी सी परेशान तो हुई, लेकिन फिर मेरा एतमाद लौट आया। उसने मुझे कहा, अगर मैं यहाँ पर खड़ी रही तो भीग जाऊंगी, बेहतर है कि ऑफिस में इंतज़ार कर लूँ। गाड़ी वाला आएगा तो उठकर चली जाना। तब मैं उसकी बातों में आ गई और तन्हाई उसके साथ ऑफिस में चली गई, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैं जो ही ऑफिस में दाखिल हुई तो गुलरेज ने एकदम से दरवाजे को बंद कर दिया। जिस वक्त मैं उसके इरादे को समझी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसके सामने रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उस शैतान के आगे मेरी एक न चली। और फिर जब दरवाज़ा उसने खोला तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पता नहीं उस दिन मैं किस तरह घर पहुंची, लेकिन मैं चीख चीख कर अपने घर में सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने ज़रा सा भी मुंह खोला तो मुझे ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। मुझ पर इल्ज़ामात की तो वैसे भी बहुत लंबी फहरिस्त थी, लेकिन खुद पर लगे बदकिरदारी का इल्ज़ाम शायद मैं न सह पाती। इसीलिए मैं कुछ भी बताने की हिम्मत न कर पाई, और इसीलिए इस वाक़े के बाद मैं डर के मारे स्कूल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि वो शैतान बाज नहीं आएगा। वो बार बार ये गेम मेरे साथ खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बल्कि उसके पास मेरी कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ भी हैं, जिसके हवाले से वो मुझे धमकी देने की पोजीशन में आ गया था। जब मैंने लगातार स्कूल से छुट्टियां की तो उसने मेरी क्लास फेलो को बहाने से मेरे घर भेजा, और जब गुलरेज का पैगाम मुझ तक पहुंचा तो मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई। उन दिनों मेरी तबीयत वैसे भी बड़ी ख़राब रहने लगी थी, लेकिन गुलरेज के पैगाम ने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी। घर में अब्बू की तरफ से स्कूल जाने का प्रेशर अलग था, और स्कूल जाने के बाद गुलरेज के शैतानी अज़ाइम बिल्कुल आया थे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एक दिल चाहता था कि घर से निकलकर भाग जाऊं, और दूसरी तरफ दिल चाहता कि अपनी जान ले लूं। फिर मुझे दूसरा रास्ता ज़्यादा बेहतर लगा और मैंने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन मुझे बर वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की अनथक कोशिशों से मुझे बचा लिया गया। मुझे लगा कि शायद मेरा जिंदा बचने की खबर सुनकर मेरे अब्बू बहुत खुश होंगे। वो मेरे माथे पर बोसा देकर रोते हुए मुझे अपने गले से लगा देंगे, और फिर अब तक की गई ज़ियादतों की तलाफी करते हुए मुझे बेपनाह मोहब्बत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या, जब अब्बू मेरे सामने आए तो उनके चेहरे पर जलजले की सी कैफियत थी। आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी कि मैं वो नफरत देखकर सहम सी गई। अब्बू के साथ मेरी सौतेली अम्मी भी अंदर आ गई, और आते ही उन्होंने अपने गाल पीटने शुरू कर दिए। फिर अब्बू की तरफ देखकर कहा, ये सांप है सांप। मैंने न कहा था इसे जितना भी दूध शीरनी में घोल कर पिला दे, ये डसने से बाज नहीं आएगी। डस लिया ना इसने, आखिर हमारी इज्जतों का जनाजा निकाल कर भी जिंदा है, लेकिन हमें जीते जी जिंदा दरगूर कर दिया है। इससे पूछें कि ये किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सौतेली अम्मी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज किसी अंगारे की तरह मुझे जलाने लगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जो कह रही हैं वो दुरुस्त है, कि मैं 2 माह की हामला हूँ। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी तो वो एकदम से गुस्से से बोली, अब ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने क्यों बहा रही हो? अपने उस नाम निहाद आशिक का नाम बताओ, ताकि हमें पता तो चले कि किसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है। तो उनकी बातें सुनकर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और चीख चीख कर बोलने लगी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अब्बू, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं आपका खून हूँ, मैं बेगैरत नहीं हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोंट दें। अब्बू पथराई हुई नज़रों से मुझे देख रहे थे और फिर बाहर निकल गए।
सौतेली अम्मी भी उनके साथ ही बाहर निकल गई थी, जबकि मैं उस कमरे में अपनी किस्मत को कोसने के लिए तनतनहा रह गई। मैं रो रही थी कि अचानक कमरे में लेडी डॉक्टर आई। आपके साथ आपके वालिद थे, अब वो कहाँ हैं? काफ़ी देर हो गई है, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर मैं फटी फटी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे यूँ नर्वस देखकर लेडी डॉक्टर मेरे करीब आई और मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, आपको अपने घर का कोई नंबर याद है तो बताएं, ताकि हम आपके वालिद को फ़ोन कर सकें। तो उसकी बात सुनकर मैं खूब रोने लगी और कहा, मेरा कोई घर नहीं है, नहीं मेरे कोई वालिद है। अगर वो मेरे वालिद होते तो मुझे कभी भी इस मुश्किल घड़ी में छोड़ कर ना जाते। मेरी बात सुनकर और मेरे आंसू देखकर लेडी डॉक्टर का दिल पसीज गया। उनकी आंखें नम हो गईं। जाने उनके लहजे में ऐसा क्या था कि मैंने वो बातें जो अपने आप से भी छुपा रखी थी, सबकी सब अम्मी की डेथ से लेकर गुलरेज की सफाकियत तक मनोवान उनके सामने रख दी। वो ये सब बातें सुनकर मेरे करीब आईं और मुझे अपने सीने से लगा लिया तो मैं फूट फूट कर रो दी। उन्होंने मुझे कहा, बच्चे, अब वो रोएंगे जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है। तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे सरकारी स्कूल का नाम पूछा तो वो एकदम से चौंक गई और कहने लगी, इस स्कूल के क्लर्क के बारे में कुछ उड़ती उड़ती खबरें पहले भी सुनी थी, लेकिन वो दबा ली गई। मगर अब अल्लाह ने चाहा तो मुजरिम ज़रूर बेनकाब होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। उन्होंने अब्बू से कई बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अब्बू ने उनसे कोई बात न की। जहाँ पर भी मेरी कोई बात आती वो फ़ोन रख देते। डॉक्टर साहिबा मेरे रोने धोने को देखकर अब्बू से मिलने के लिए गई। मैं अपने घर तक डॉक्टर साहिबा की गाड़ी में आई थी। उन्होंने मुझे कहा, जब तक मैं न कहूँ तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस गाड़ी से खुद लेने के लिए आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अब्बू ने उनसे मिलने से ही इनकार कर डाला। डॉक्टर साहिबा ने पहले मरहले में मुझे मेरे वालिद से मिलाने के लिए तकदौ शुरू कर दी और दूसरी तरफ उन्होंने गुलरेज पर केस कर दिया। गुलरेज पर जब केस हुआ तो बहुत सारी लड़कियां भी गवाही देने के लिए सामने आ गईं, जिनको मुझसे पहले गुलरेज ने अपना शिकार बनाया था। मेरा केस मजबूत था, लिहाजा गुलरेज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बहुत हाथ पांव मारे, अपने बहुत सारे ताल्लुकात का इस्तेमाल किया, लेकिन जेल जाने से खुद को ना बचा सका, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने उसके खिलाफ गवाही दे डाली, जिसकी वजह से पता चला कि स्कूल का एक मामूली सा क्लर्क काफ़ी अरसे से स्कूल के अंदर ये घिनौना खेल खेल रहा था। लेकिन चूंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं, इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ उठकर खड़ा न हुआ। वैसे भी वो अपने ताल्लुकात के बलबूते पर गरीब लोगों के मुंह बंद करना अच्छे से जानता था। लेकिन चूंकि मेरा मामला ज़रा अलग था कि मेरे पीछे डॉक्टर साहिबा पूरे अज़म के साथ उठकर खड़ी हो गई थी, इसीलिए वो उनका कुछ न बिगाड़ सका। डॉक्टर साहिबा का एक तो अपने प्रोफेशन में नाम था और दूसरा उनका असर रसूख भी था, जिसकी वजह से मेरा केस हाईलाइट हुआ और गुलरेज जैसा किरदार कानून के शिकंजे में फंस गया। जब तक ये केस चलता रहा मैं डॉक्टर साहिबा के घर में ही रही। मुझे लगता था कि मैं कभी भी अपने घर नहीं जा सकूंगी। लेकिन एक दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही। जब अब्बू मुझे खुद लेने के लिए डॉक्टर साहिबा के घर आए तो मैं उनके सीने से लगकर बुरी तरह से रोने लगी। अब्बू ने ना सिर्फ मुझसे बल्कि डॉक्टर साहिबा से भी माफ़ी मांगी और कहा कि वो इंतहाई गफलत का शिकार रहे। हालांकि वालिदैन को कभी भी अपनी औलाद के मामले में इतनी गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और बेटियों के मामलात तो होते भी नाजुक हैं, उन पर खुद नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बेटी से बदगुमान होता चला गया। हालांकि देखा जाता तो ये बच्ची थी, इतनी समझदार नहीं थी। अगर इसे घर से एतमाद और मोहब्बत मिलती तो ये कभी भी नुकसान ना उठाती। अब्बू बात करते करते रो दिए तो डॉक्टर साहिबा ने उनसे कहा, जो होना था वो हो गया, अब आप दोबारा ये गफलत मत कीजिएगा। किसी की बातों में आकर अपनी बेटी के मामलात को फरामोश मत कीजिएगा। तो अब्बू ने उनसे वादा किया कि जो नुकसान उठाना था उठा लिया, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर पूरे अज़म के साथ वो मुझे लेकर वहां से चल दिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।